Hello student, welcome to our online classes. Student, आज फिर हम जो टॉपिक पहले से चल रहा था जिसका एक वीडियो हमने अभी डाला था और आपको होमवर्क भी दिए थे जिसमें कि आपको कुछ बनाना था नोट्स वगैरह, तो शायद संभवतः आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। टॉपिक वही है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिसमें कि हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि फ्रेंच सोसाइटी के बारे में बताया था और क्या कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये उस दिन 14 जुलाई 1789 को क्या हुआ था उस दिन की घटना का, और उसके बाद एक टॉपिक और डील किए थे। और इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक है कि आप जब बुक देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि द स्ट्रगल टू सर्वाइवल सब्सिस्टेंस क्राइसिस। स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है ना द स्ट्रगल टू सर्वाइव, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए संघर्ष, जीवित रहने के लिए संघर्ष करना। तो आखिर वैसे क्या हो गया था, वैसा जो आदमी, जो वहाँ के लोग थे वो जीवित रहने के लिए, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। और ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या था, क्या हुआ था। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि पॉपुलेशन जो फ्रांस का था वो तेजी से इंक्रीज हो रहा था। पॉपुलेशन जो था फ्रांस का वो तेजी से इंक्रीज हो रहा था। ये 1915 में ये जो पॉपुलेशन था वो 23 मिलियन था, जो 1789 में बढ़ के 28 मिलियन हो गया। यानी कि पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जिस तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था उस तेजी से जो फूड ग्रेन्स थे, जो एग्रीकल्चर था, वो डिमांड जो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण डिमांड बढ़ गया, अनाजों का, फूड ग्रेन्स का डिमांड बढ़ गया। लेकिन उस तेजी से ये फूड ग्रेन का उपज नहीं हो रहा था, जिसके वजह से पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ, डिमांड ज़्यादा हुआ, प्रोडक्शन कम हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया और डिमांड ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या हुआ कि हम लोग सभी जानते हैं कि किसी चीज़ का प्रोडक्शन अगर कम हो रहा है और अगर इसका डिमांड ज़्यादा है तो रेट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे स्टूडेंट, अभी मैंगो का सीजन है, मान लीजिए कि पॉपुलेशन तो जो है सो है, अगर किसी वजह से मैंगो का जो फसल है वो बर्बाद हो जाता है तो क्या होगा, हम समझ जाते हैं कि अब जो मैंगो का रेट है वो हाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा और प्रोडक्शन कम हो गया था। तो फ्रांस में भी यही हुआ, पॉपुलेशन ज़्यादा हो गया, प्रोडक्शन कम हो गया, डिमांड बढ़ गया, और डिमांड बढ़ा तो क्या होगा, जो प्राइस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन जो लेबरर्स थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, उनका वेजेज फिक्स था, वो नहीं बढ़ रहा था, और जिसके वजह से वे बढ़े हुए जो चीज़ थे उसको वो खरीद नहीं पा रहे थे और लोगों का जीवन जो है वो काफ़ी क्राइसिस में आ गया था। यही है सब्सिस्टेंस क्राइसिस, कि लोग अपने जीवन को जीने के लिए जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो उसको खरीद नहीं पा रहे थे, और चूंकि उसका मजदूरी फिक्स था वो नहीं बढ़ा था, अनाजों के दाम, जो एसेंशियल कमोडिटी थे, उसके प्राइसेस बढ़ गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत हार्डशिप फेस कर रहे थे। और यही था सब्सिस्टेंस क्राइसिस का, यही था सब्सिस्टेंस जो क्राइसिस जो था उस समय फ्रांस में, यही था। अब है कि आखिर प्रोडक्शन कम क्यों हुआ था, तो एक तो कारण था कि पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रहा था, उस हिसाब से खेती का प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा था, एक कारण तो ये था। दूसरा कारण ये था कि उसी समय में ऐसे सिचुएशन में सूखा पड़ जाता था, या कभी हेल, जो बर्फबारी हो जाता है, या बारिश में जो वो बर्फ भी आ जाता है जिसे हेल कहते हैं, इसके वजह से जो फसल था वो कम हुआ था, रिड्यूस्ड हार्वेस्ट, फसल कम होते थे,
और ये सारा सिचुएशन मिला के सबसिस्टेंस क्राइसिस के सिचुएशन को बना दिया था और लोगों को काफ़ी हार्डशिप फील कर रहे थे लोग और उसका जीवन कठिन होते जा रहा था। और दूसरा था, हमने पहले जो बताया था पहले टॉपिक में कि जो राजा थे वो एसेंशियल गुड्स पर टैक्स भी बढ़ा दिए थे, वो भी कारण था। फसल भी नहीं हो रहा था, पॉपुलेशन भी तेजी से बढ़ रहा था और कॉमन जो लोग थे, थर्ड स्टेट के जो लोग थे, वो अपना भोजन सही से नहीं जुटा पा रहे थे और इसके लिए उसके मन में बहुत आक्रोश था। स्टूडेंट, हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में उसी सारा चीज़ जो है वो एक दूसरे से लिंक है। इसमें हम ये फ्लैशबैक में ये जानने का कोशिश कर रहे हैं जो 14 जुलाई 1789 को जो घटना हुआ था उसके पीछे के कारण क्या थे, तो उनमें से यह भी एक कारण था, द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल एंड सबसिस्टेंस क्राइसिस। ये टॉपिक में स्टूडेंट इतना ही था कि सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या था और ये किस तरह से वो 1789 का जो रिवॉल्यूशन था उससे जुड़ा हुआ था। अब इसी में नेक्स्ट टॉपिक है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास। यह टॉपिक आप बुक में देखोगे, बुक पलटा के देखना, तो उसमें ये मिलेगा ग्रोइंग मिडिल क्लास इन्वेसेस एंड एंड ऑफ प्रिविलेजेस, है ना। अब इस टॉपिक में देखते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है। स्टूडेंट, एक बात आपको कभी ये आश्चर्य लगा भी होगा कि हमने बाकी 6, 7, 8 में इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, लेकिन क्लास 8 में जैसे हिस्ट्री आया तो पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गया। तो ये क्यों पढ़ते हैं हम लोग फ्रेंच? क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, फ्रांस से हमको कोई लेना देना है नहीं, तो फ्रांस का इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों शुरू हो गया? तो स्टूडेंट, ये इतिहास का एक ऐसा घटना है जो कि पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ा था। तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसलिए पढ़ रहे हैं कि इसका इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ा, क्योंकि भारत उस समय गुलाम था और उसके गुलामी के पहले यहाँ राजाओं का शासन होता था। वो जो नए नए विचार आए थे यूरोप में, इक्वलिटी का, लिबर्टी का, डेमोक्रेसी का, वो सारा चीज़ फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया। और इसीलिए हम पढ़ते हैं कि ये देखें, हमको ये पता चले कि उसका क्या इफेक्ट इंडिया पर पड़ा, ताकि हम समझ सकें वर्ल्ड को भी और इंडिया को भी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ए ग्रोइंग मिडिल क्लास। सबसे पहले तो ये हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो फ्रेंच सोसाइटी था वो 3 ग्रुप में कैटेगराइज था। पहला क्लेर्जी था, दूसरा जो नॉबिलिटी था, और तीसरा में था थर्ड स्टेट। तो थर्ड स्टेट जो है, ये सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेट में ही कुछ लोग थे जो कि जैसे मर्चेंट वगैरह, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये लोग रिच हो गए अचानक। इसको मतलब कि इसने बहुत सारा पैसा कमा लिया और ये रिच हो गए। और पैसा कैसे कमाया? ओवरसीज ट्रेड के द्वारा। स्टूडेंट, आपको याद होगा जब हम इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट पढ़ रहे थे क्लास 8 में, तो हमने इंग्लैंड से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फ्रांस से भी कुछ लोग आए थे यहाँ व्यापार करने के लिए। डुप्ले वगैरह का नाम सुना होगा आपने। तो ये उसी टाइम की बात है जो फ्रांस के जो मर्चेंट्स, ट्रेडर्स वगैरह थे वो इंडिया में और दुनिया के अन्य देशों में जो मिडिल क्लास के लोग थे वो व्यापार करने के लिए गए थे और उस ओवरसीज ट्रेड में उसने बहुत सारा धन कमाया था। पैसा कमाने के बाद वो एजुकेटेड भी हो गए थे, धनी भी हो गए थे और उसने एजुकेशन को भी प्राप्त किया था थर्ड स्टेट के ही लोगों ने। अब उसके पास जब पैसा आ गया, उस एजुकेशन आ गया, तो वो अब सोचने लगे कि आखिर हम दूसरे जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट है, जैसे क्लेर्जी और नोबिलिटी है, उससे किस मामले में कम है और उसको विशेषाधिकार, उसको प्रिविलेज क्यों मिलेगा, हमको क्यों नहीं मिलेगा, या सब लोग को बराबर होना चाहिए था। ये सारा चीज़ वो सोचने लगे थे जो थर्ड स्टेट के एजुकेटेड पर्सन थे, एजुकेटेड मेंबर थे और जिन्होंने कि काफ़ी रिच भी थे। और वो कंपैरिजन करके देखने लगे कि जो फर्स्ट स्टेट है और सेकंड स्टेट है उसके बराबर हम भी हैं, थर्ड स्टेट भी, ये एजुकेटेड लोग भी, और हम उसको किसी चीज़ में
प्रिविलेज नहीं देंगे, वो एक ऐसे समाज का, वो एक ऐसे सोसाइटी को बनाना चाहते थे जहाँ की कोई भी ग्रुप, किसी भी ग्रुप को प्रिविलेज प्राप्त नहीं हो, जन्म के आधार पे किसी को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हो। ये थर्ड स्टेट के एजुकेटेड लोग ये डिमांड करने लगे। और दूसरा डिमांड था कि सोसाइटी जो है वो आज़ादी और समानता पर और समान अवसर सबके लिए हो, सबके लिए आज़ादी हो, सोसाइटी ऐसा होना चाहिए। और इनका ऐसा सोचने के पीछे वहाँ के जो कुछ फिलोसफर थे, जो दार्शनिक थे, उनका भी बहुत बड़ा योगदान था। हमने जॉन लॉक के बारे में, जॉन लॉक एक बहुत बड़े फिलोसफर थे फ्रांस के। उन्होंने बुक लिखा था द टू ट्रिनिटीज ऑफ गवर्नमेंट, और उस बुक में उसने कहा था, उसने राजा का जो डिवाइन पावर है, राजा पहले जो लुई 16वां था या इसके पहले भी जो राजा होते थे, वो कहते थे कि माई विल इज लॉ, माई विल इज लॉ, मेरा इच्छा ही कानून है। और राजा कहते थे कि हमको ईश्वर ने भेजा है तुम्हारे ऊपर शासन करने, डिवाइन पावर है मेरे पास। अगर हम अच्छे हैं तो समझना कि तुम अच्छे कर्म किए थे इसलिए हम अच्छे राजा हैं। अगर हम बुरे हैं तो ये समझना कि तुमने कोई गलत काम किया था जिसका दंड देने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। यानी कि राजा कहता था ना, दैवी शक्ति है हमारे पास, हम डिवाइन हैं, हमको तुमने नहीं बनाया, हमको ईश्वर ने भेजा है। तो जो जॉन लॉक थे, उन्होंने इस जो डिवाइन पावर का बात करता था राजा, उसका वो विरोध करता था। इसी तरह से जीन जैकब रूसो हुआ, उन्होंने एक बुक लिखा सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और फिर मॉन्टेस्क्यू एक बहुत बड़े फिलोसफर हुए, उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज बुक लिखा। और ये सारा चीज़ आपके बुक में है। जब आप इस वीडियो को देखोगे साथ में बुक भी रखना बच्चों, और इससे आपको बहुत फायदा होगा। जो भी बात हम समझाना चाह रहे हैं वो आप समझ जाओगे। और अगर इसमें कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया तो कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं होगा, आप खुद से आंसर कर सकोगे। तो फिलोसफर का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो फ्रांस की क्रांति को शुरुआत कराने में फिलोसफर ने अपने रचनाओं के माध्यम से वहाँ की जनता को, वहाँ के मिडिल क्लास को काफ़ी प्रिवोक किया कि वो राजा का विरोध करे। और इस तरह से ये टॉपिक ख़त्म होता है। और इसके जो नेक्स्ट है वो उसमें पढ़ेंगे आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, और इसको अभी आपको देखना है, समझना है। और जहाँ कुछ दिक्कत होगा इससे ये जो लिखा हुआ है उसको आप नोट भी बना लेंगे। नोट रहेगा तो आपको समझने में आसानी होगी, बुक भी रखिएगा। और अगला जो इस तरह से 2-3 वीडियो में ये टॉपिक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और फिर नेक्स्ट ज्योग्राफी शुरू करेंगे। ओके स्टूडेंट।